Hello everyone, welcome to IQTAP. So let's start with the newspaper analysis for 10th of February. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहला न्यूज़ ये है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि यूके के अंदर प्रेजेंट थे, इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट थे। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी बिकॉज इस चीज़ को यूज करके हम यहाँ पर अपनी क्लीन एनर्जी की जो हमारी नीड्स है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे एक्जैक्टली फ्यूजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूजन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कि पीएसएलवी के थ्रू रिसेंटली हमारा जो इसरो है उसने C-52 नाम का एक मिशन लॉन्च किया है जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो हम इस चीज को समझेंगे एक्जैक्टली कि इसका काम क्या होता है एंड एक्जैक्टली कौन कौन से फंक्शन के साथ इस न्यू सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। थर्ड विल टॉक अबाउट जो इनक्वाइस नाम का एक बॉडी होता है, उसने रिसेंटली कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाया है। ठीक है, इसके थ्रू एक एटलस बनाया है, उसके थ्रू उन्होंने शो किया है कि हमारी कंट्री के जितने भी कोस्टल एरियाज है वो कितने कितने वल्नरेबल है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया। तो कहां बनाया गया है, हर चीज को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट कि साइंटिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके थ्रू यहां पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए साइंटिस्ट यहां पर कुछ यूके के अंदर प्रेजेंट थे, जो इंग्लैंड है वहां पे प्रेजेंट थे। वहां पे उन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है जहां पे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। नाउ माइंड यू, इससे पहले फ्यूजन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश तो काफी हो रही है बट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाया है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड है, हमारा जो ह्यूमन काइंड है, देखिए जो हमारी ह्यूमैनिटी है, अभी हम जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं, उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है और वो एनवायरमेंट के अंदर जाता है, उसके कारण हमारा जो क्लाइमेट है वो लगातार वार्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज से फाइट करने के लिए हमें एक ऐसा रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि पहली बात तो हमारी सारी की सारी एनर्जी की नीड्स को कंप्लीट करे, बट साथ ही साथ वो रिलायबल हो और प्लस वो लॉन्ग टर्म मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म का हो, यानी कि वो पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी हो। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए। नाउ फ्यूजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सन के अंदर यूज होती है। ठीक है, सन जो हमारा सन है उसके अंदर फ्यूजन होता है जहां पर दो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, और जब ये कंबाइन होते हैं तो साथ में वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और वही जो एनर्जी है दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम उसको डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पर आप मेन कॉन्टेक्स्ट आई होप समझ गए कि यूके के अंदर जो रिसेंटली एक नया माइलस्टोन ये आया है कि साइंटिस्ट ने कुछ यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एक कुछ न्यू एनर्जी को यहाँ पे क्रिएट किया है। ना आप ये भी समझ गए कि हमारी जो मैनकाइंड है इस चीज को बहुत दिनों से काफी कोशिश चल रही है, काफी सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस चीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए, बट अभी तक प्रोड्यूस नहीं हो पाया था। ना देखिए जब भी फ्यूजन के थ्रू अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, उसके थ्रू ये बहुत ही लो कार्बन होता है, मतलब इसके अंदर से कार्बन बहुत कम निकलता है। सेकंड चीज, अब अगर कार्बन नहीं निकलता है तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, और यही चीज तो हम चाहते हैं। इसी चीज के लिए माना जाता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी जो राइट नाउ हमारे पास सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे भी ज्यादा सेफ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास लो कार्बन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी एफिशिएंसी मानी जाती है कि मोर देन 100% नाम की इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। देखिए व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का सीधा सा मतलब यह है कि आप जितना इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो उसके बदले में आपका आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है, और देखिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप कुछ इनपुट्स वगैरह देते हो ना, उसके बाद जब भी आपको उसको एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है उसमें से काफी सारा इनपुट जो होता है वो बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट अगर आप फ्यूजन में देखेंगे तो फ्यूजन के जो एफिशिएंसी है दैट इज मोर देन 100%, मतलब इसके अंदर वेस्ट जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ की। नाउ जो यूके है, यूके के अंदर एक ऑक्सफोर्ड नाम का यूनिवर्सिटी है, उसके पास में एक JET फैसिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट यूरोपियन टॉरस फैसिलिटी। नाउ ये जो फैसिलिटी है इसको बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने एक साथ में मिलकर बनाया हुआ है और उन्होंने रिसेंटली 59 मेगाजूल्स का एक एनर्जी को प्रोड्यूस किया है। नाउ देखिए ये बहुत ही कम ये एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस किया है, बहुत ही कम किया है, बट द पॉइंट इज कि हमने एटलीस्ट बिगनिंग किया, स्टार्ट किया। इससे पहले 1997 के अंदर हमने एक बार और इसी फ्यूजन के थ्रू एक बार और एनर्जी को प्रोड्यूस किया था, बट दैट वाज टू ट्यून ऑफ अराउंड 20 मेगाजूल्स। तो उसको इंक्रीज करके हम अराउंड 59 मेगाजूल्स तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, अब देखिए आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है कि जब भी आपको फ्यूजन करना है ना, तो 1 kg ऑफ फ्यूजन फ्यूल इट कंटेन्स इतना सारा इसके पास एनर्जी होता है जितना कि देखिए 1 kg का जो कोल होता है, मतलब जैसे मान लीजिए एक तरफ कोल है उसका 1 kg लीजिए और एक तरफ आप फ्यूजन का फ्यूल लीजिए, उन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 kg कोल आपको जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ना, उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको फ्यूजन फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सो ये शो करता है कि फ्यूजन फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है दैट इज मच हायर, मतलब यहां पर तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, इट इज 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग जो जहां पर इसको बनाया गया है दैट मशीन इज कॉल्ड एज टोकामाक। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज टोकामाक? जस्ट रिमेंबर कि टोकामाक इज अ
मशीन जिसके थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन को यहाँ पर अटेन किया गया है यूके के अंदर, ठीक है। मैं आपको टोकामाक दिखाता हूँ। नाउ दिस पर्टिकुलर इमेज इज कॉल्ड एज टोकामाक, ठीक है। यही है वो मशीन जिस चीज को यूज करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्यूजन को यहाँ पर अचीव किया गया है, ठीक है, अचीव किया गया है। नाउ जो टोकामाक है ये जेईटी नाम के एक प्लेस के अंदर रखा हुआ है, और जेईटी जो है इट इज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल साइट जहां पर जितने भी फ्यूजन की डिफरेंट टाइप की डिफरेंट कंट्रीज जो फ्यूजन करने की कोशिश कर रही है उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो मशीन है वो टोकामाक है, और टोकामाक जो है जेईटी नाम के साइट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जेईटी आपको याद है, जेईटी देखिए जॉइंट यूरोपियन टॉरस नाम की फैसिलिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। अब फ्यूजन के अंदर होता क्या है, देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसके दो आइसोटोप्स होते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स बेसिकली कह सकते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। वो दो होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ड्यूट्रियम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रिटियम, ठीक है। तो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो होते हैं ना, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है। नाउ हाउ आर दे कंबाइंड? इनको पहले हीट किया जाता है। अब देखिए सन के अंदर भी यही ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम प्रेजेंट होते हैं, यही आपस में हीट करते हैं, उसके कारण हीलियम फॉर्म होता है। देखिए यहां पर भी अर्थ के ऊपर भी यही सेम चीज कोशिश की गई है, जहां पर ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को हीट किया गया है एंड 10 टाइम्स ज्यादा हीट किया गया है एज कंपेयर टू द सन। मतलब जितना एनर्जी इसको सन के अंदर मिलता है, जितना फोर्स को सन के अंदर मिलता है, उससे भी 10 गुना ज्यादा यहां पर एनर्जी प्रोवाइड की गई है ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम को, ठीक है। तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसके थ्रू यहाँ पे एनर्जी और स्पेशली क्लीन एनर्जी यहाँ पे निकलनी स्टार्ट हुई है। उसी क्लीन एनर्जी को यहाँ पर हम एब्जॉर्ब करके डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर इतना ज्यादा यहाँ पर हीट है तो ये स्टेबल कैसे रह रहा है? वो स्टेबल रह रहा है बिकॉज ऑफ सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। बट आपको देखिए इसके डिटेल्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम नाम की दो आइसोटोप्स है जो कि हाइड्रोजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं दोनों को यहाँ पर 10 टाइम्स ज्यादा हीट किया गया एज कंपेयर टू जितना हीट सन के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी के थ्रू जितना भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसी जो एनर्जी है उसी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करके हीट के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ एक तो हो गया हमारा जॉइंट यूरोपियन टॉरस नाम की जो कंपनी है, मतलब ये जो फैसिलिटी है जेईटी। नाउ जेईटी से बढ़िया हम एक और फैसिलिटी प्लान कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी इज कॉल्ड एज आईटीईआर। नाउ व्हाट इज आईटीईआर? देखिए आईटीईआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए ये अभी सिर्फ डेवलपमेंट फेज के अंदर है। अभी तक हम इसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, बट अभी तक हम इसे बना नहीं पाए हैं। अभी तक जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज जेईटी, ठीक है। इससे ऊपर हमारे पास कुछ और नहीं है। अब जेईटी को हम एडवांस करके आईटीआर बनाना चाहते हैं। इस आईटीआर को डिफरेंट 7 कंट्रीज ने एक साथ में मिलकर फंडिंग प्रोवाइड किया, प्लानिंग की है। इसके अंदर इंडिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस। देखिए चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए, ये 7 कंट्रीज सबके सब साथ आके फ्रांस के अंदर एक फैसिलिटी प्रेजेंट है, और इसी फ्रांस के अंदर ये प्रेजेंट होकर ये आईटीआर को बना रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जेईटी के बाद जो मतलब डिफरेंट टाइप के जो फ्यूजन के रिएक्शन वगैरह किए जाएंगे वो आईटीआर के अंदर किए जाएंगे, ठीक है। अब मेन एम क्या है? मेन एम है एक ऐसी क्लीन एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है जो कि फ्यूजन के ऊपर चलती हो, पहली बात तो, ठीक है। और अगर फ्यूजन के ऊपर कोई एनर्जी चलेगी तो आपको ध्यान रखना हमेशा वो कार्बन को बहुत ही कम रिलीज करेगी। सेकंड चीज, वो हमें एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, मतलब सिर्फ आज या कल के नहीं, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक एनर्जी सोर्स वो दे सकता है, ठीक है, प्रोवाइड कर सकता है। द क्वेश्चन कम्स कि क्या इससे पहले किसी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कुछ हुआ है जिसके अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन उसको मतलब अचीव करने की कोशिश की गई हो? तो यस, पिछले साल 2021 के अंदर अगस्त के अंदर भी यूएसए के अंदर एक लैब है, दैट पर्टिकुलर लैब इज कॉल्ड एज लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी लैब। वो यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। उन लोगों ने भी अराउंड 1.3 मेगाजूल्स तक का जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया था थ्रू फ्यूजन। बट द पॉइंट इज कि जैसा आपने देखा अभी जो टोकामाक ने जो अचीव किया है दैट इज मोर देन 50। देखिए अब देखिए यहाँ पर 59 मेगाजूल्स को यहाँ पर अचीव किया गया है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, एंड दिस इज कंपैरेटिवली मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू जितना यहाँ पर यूएसए के अंदर किया गया था, ठीक है, अचीव किया गया था। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम कुछ बेसिक डेटा समझते हैं कि एक्जैक्टली न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन का सीधा सा मतलब यह है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है मतलब उनको फ्यूज किया जाता है। फ्यूजन का मतलब है जहां पर दो छोटे को मतलब फ्यूज करके एक लार्जर न्यूक्लियस बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। और जब भी फ्यूजन होता है तो आपको ध्यान रखना हमेशा फ्यूजन ऑलवेज रिलीजेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू फिजन। व्हाट इज फिजन? देखिए फिजन का मतलब होता है जहां पर एक बड़े को तोड़कर दो छोटे छोटे में डिवाइड किया जाता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज फिजन। सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, फ्यूजन होगा जब दो छोटों को कंबाइन करके एक बड़ा बनाया जाएगा, ठीक है। बट दिस पर्टिकुलर फिजन इज कॉल्ड एज जब एक लार्जर मॉलिक्यूल को डिवाइड करके दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब देखिए जब भी फ्यूजन होगा ना, आपको ध्यान रखना है फ्यूजन हमेशा ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू फिजन, ठीक है। और फ्यूजन जो होता है वो सन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी कारण हमारे पास एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम द सन। और वो जो एनर्जी होती है जिससे हम सोलर एनर्जी कहते हैं दैट इज अ वेरी क्लीन एनर्जी, ठीक है। क्यों है? बिकॉज उसके अंदर कोई भी कार्बन वगैरह
प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब सन के अंदर जो ये पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, वो सन की ग्रेविटी के कारण होती है, सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है उसके कारण होती है। मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताता हूँ फ्यूजन और फिजन के अंदर। देखिए फ्यूजन का मेन चीज आप समझ गए, जहां पर दो छोटे छोटे कंबाइन करेंगे बड़ा बनने के लिए, और जो फिजन है वो दो एक जो लार्जर बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगा दो छोटे छोटे बॉडीज के अंदर, ठीक है। अब फिजन हमारे नेचर के अंदर नॉर्मली अकर नहीं होता है, बट फ्यूजन हमारे सन्स के अंदर या फिर डिफरेंट स्टार वगैरह के अंदर फ्यूजन होता है। जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अगर स्टार होगा ना जो कि हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर या फिर कहीं पर भी कोई स्टार प्रेजेंट है उसके अंदर हमेशा फ्यूजन होता है, कभी भी फिजन नहीं होता है। थर्ड चीज, जब भी आपका फ्यूजन होगा उस टाइम हमेशा एनर्जी बहुत ही कम होती है, बट फ्यूजन जो होता है उसके अंदर हमेशा एक्सट्रीमली हाई एनर्जी रिलीज होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें एनर्जी चाहिए होता है तो हमेशा हम फ्यूजन को यूज करते हैं। सेकंड चीज देखिए, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हमेशा फिजन यूज किया जाता है, बिकॉज इसको हम कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है, एक बहुत ही कंट्रोल तरीके से हम इस पर्टिकुलर चीज को यूज करना चाहते हैं। और जो फ्यूजन है आप देख सकते हैं, जैसे अभी हमने टोकामाक के अंदर किया, फिर जो यूएसए के अंदर किया, ऐसे अलग अलग जगहों पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसको निकालने की कोशिश की जा रही है ना। देखिए जैसा हमने देखा कि फ्यूजन के अंदर जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है ना, उससे 3 से 4 गुना ज्यादा जो एनर्जी है वो फ्यूजन के अंदर रिलीज होती है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लाइन। एंड फाइनली आपको ध्यान रखना है कि जब भी फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन देखिए कभी भी देखिए जब भी फ्यूजन होगा तो उसको हमेशा एक स्टेट ऑफ मैटर चाहिए होगा। अब स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास जो नोन है, हमारे पास वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 आपको पता होंगे, राइट। लेकिन सॉलिड लिक्विड जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस है इसके अंदर कभी भी फ्यूजन नहीं हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस के अलावा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है। ऑल दो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बट ऑलवेज रिमेंबर कि एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी आ चुका है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज कॉल्ड एज बोस कंडेंसेट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, बट आप इसको सिंपली बोस कंडेंसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, अब देखिए जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा, यही प्लाज्मा वो स्टेट है जिसके अंदर हमेशा फ्यूजन होता है। फ्यूजन कभी भी बाकी चारों में से किसी और स्टेट ऑफ मैटर के अंदर नहीं हो सकता है। देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बेसिकली हॉट एंड चार्ज गैस होता है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। अब देखिए सिंपली देखिए यहाँ पर एक ड्यूट्रियम और मान लीजिए कि ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है, दे कंबाइन फ्यूज होते हैं, उसके कारण बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दिस पर्टिकुलर एनर्जी को हम यहाँ पर हार्नेस कर लेते हैं, देखिए यही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एक्चुअली हीलियम कन्वर्ट करता है। एक न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल जाता है बाहर और एक हीलियम कन्वर्ट करता है, और ये जो एनर्जी एक्स्ट्रा निकलती है दिस पर्टिकुलर एनर्जी को हम यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी, ठीक है। जो फर्स्ट हमने जो काफी डिटेल में बात की, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो इसरो है उसने रिसेंटली C-52 मिशन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। देखिए 2022 के अंदर ये हमारा पहला मिशन है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है, एंड इट विल बी एक्चुअली लॉन्च ऑन 14th of February। और इसको लॉन्च कहां से किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली श्रीहरिकोटा कहां पर है। देखिए आपने इसके बारे में काफी सुना होगा, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली श्रीहरिकोटा कहां पर है। आंध्र प्रदेश के बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में देखिए, आंध्र के बिल्कुल साउथ में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड श्रीहरिकोटा, और आपको ध्यान रखना है इट इज अ कोस्टल, एक टाइप का आइलैंड है, ठीक है, एक टाइप का आइलैंड है। इसी पर्टिकुलर आइलैंड से इस चीज को हमेशा वो किया जाता है, मतलब लॉन्च किया जाता है। ऑलराइट, अब देखिए जो C-52 है ना, ये टाइप का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये हमारे ऑर्बिट के अंदर जाएगा, वहां से हमारे इंडिया को और आसपास के रीजन को ऑब्जर्व करेगा और जो भी डेटा वगैरह होगा उसको वहां पर रिले करेगा, ठीक है। जो भी डेटा होगा उसको वो चीजें हमें प्रोवाइड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का 4th सीरीज है, मतलब हम बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, उसका जो 4था सीरीज है वो भी रिसेंटली इसको लॉन्च किया जाने वाला है 14th of February को। नाउ इसको अभी के लिए टोटल 6 महीने के लिए भेजा जा रहा है, बट इसको एक्सटेंड करके आपको ध्यान रखना है 1 ईयर तक का इसका लाइफ स्पैन है। जस्ट रिमेंबर जो ऑपरेशन है वो 6 महीने का है, मतलब 6 महीने तक इसको सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करना है, बट इसको इस तरीके से बनाया गया है ये 1 साल तक काम कर सकता है, ठीक है। और 1 साल तक अगर ये काम करता है तो ये तब तक डेटा प्रोवाइड करता रहेगा। अब ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर एक बेसिकली थर्मल इमेजिंग कैमरा है। थर्मल वर्ड का आपको मीनिंग पता होगा, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। सो क्या होगा, ये हीट सिग्नेचर्स को यहाँ पर कैप्चर करेगा और जितने भी हीट्स वगैरह होती हैं डिफरेंट उसको प्रॉपर्ली कैप्चर करके हमारे पास डेटा भेजेगा इंडिया के पास, ठीक है। जहां पर भी इसको डेटा उसको रिसीव करना है वहां पर ये डेटा पहुंचाएगा। नाउ इसको जब भी जो उसको हीट इमेजिंग कैमरा जो उसको मिला है बेसिकली थर्मल इमेजिंग कैमरा, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, जितने भी वाटर सर्फेसेस हैं हमारे इंडिया के आसपास में, जितने भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इन सबको प्रॉपर्ली असेस करेगा हीट के उसके मतलब हीट के फॉर्म में, ताकि चेक करेगा कि कहां पे पॉल्यूशन कितना है, ठीक है। सेकंड चीज, कहां पे रिवर बेड्स ड्राई हो रही है, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली चेक करेगा। इसके अलावा वाटर के अलावा ये लैंड को और थर्मल जो इनर्शिया होता है, कोई भी वेजिटेशन वगैरह जितनी डिलिनेशन हो रही है, इन सब चीजों को चेक करेगा। तो आपको ध्यान रखना है थर्मल इमेजिंग की हेल्प से ये डिफरेंट चीजों को यहां पर चेक करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, अब जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसेंट सैटेलाइट है, I mean C-52
इसका टोटल वेट अराउंड 1710 kg है, मतलब 1700 kg का ये पर्टिकुलर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा एंड इट विल बी केप्ट इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट 529 किलोमीटर ऊपर, मतलब हमारे ग्राउंड लेवल से अराउंड 529 किलोमीटर ऊपर इसको रखा जाएगा हमेशा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है उसी ऑर्बिट के अंदर ये घूमता रहेगा। नाउ 529 किलोमीटर एक ऐसा ऑर्बिट है जो आपको जो आप काफी ज्यादा सुनते होंगे। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को यहाँ पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोला जाता है। देखिए सन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एक पर्टिकुलर प्लेस है, मान लीजिए जस्ट सपोज कि ये प्लेस है, जस्ट सपोज कि सैटेलाइट ना एक पर्टिकुलर टाइम पे इसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रहता है। मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे, सुबह 6 AM पे हमेशा सैटेलाइट जो है इस पर्टिकुलर प्लेस को पार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि एवरी सिंगल डे सुबह 6 बजे और जो 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 बेसिकली ये वाला सैटेलाइट है हमेशा वो इसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे अर्थ के जो भी हमारा अर्थ का रोटेशन है एग्जैक्टली उसी रोटेशन को फॉलो करता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर रहना, ठीक है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर आपको ध्यान रखना है जितने भी सैटेलाइट्स होंगे वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे और वो हमें एग्जैक्ट उसी टाइम का डेटा हर दिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये मेन काम है। नाउ ये जो C52 सैटेलाइट है इसके साथ हमारे दो और छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके एक सैटेलाइट का नाम है इंस्पायर सैट-1। नाउ इंस्पायर सैट-1 जो है बेसिकली ये एक टाइप का स्टूडेंट सैटेलाइट है, कुछ बच्चों ने बनाया है। एंड कौन से बच्चे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर कॉलेज जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है इसके बच्चों ने मिलकर इंस्पायर सैट-1 बनाया है। एंड सेकंड चीज एक और यहाँ पर सैटेलाइट है, दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट। नाउ नाम से पता चल रहा है कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है इसरो, कुछ को चेक करना चाहता है, उस चीज के लिए इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इसको इसरो ने बनाया है। अब देखिए माना जा रहा है ऐसा कि कुछ दिनों के अंदर मतलब मे बी नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर इंडिया और भूटान साथ में मिलकर अपना एक जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज INS-2B, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट विल बी कॉल्ड एज INS-2B और इसको लॉन्च करने से पहले इसके कुछ ऐसे फंक्शंस चेक करने हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं और कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसको चेक करना है। उन्हीं चीजों को चेक करने के लिए ये पर्टिकुलर सैटेलाइट फिलहाल लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है एक तो इसमें से स्टूडेंट सैटेलाइट है, मतलब कुछ बच्चों ने मिलकर बनाया है IIST के, और एक टाइप का एक यहाँ पर इंडिया और भूटान का जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है उसके पहले एक प्रीकर्सर की तरह गया है, मतलब एक टाइप का डिफरेंट मॉड्यूल्स वगैरह को चेक करने गया है कि वहां पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो सैटेलाइट है ये हमारा आयोनोस्फीयर होता है। देखिए आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स है, तो उसमें से एक पार्ट है आयोनोस्फीयर। इसी आयोनोस्फीयर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। और साथ ही साथ जो सन का जो कोरोना है, व्हाट इज सन का कोरोना, दिस इज मान लीजिए कि सन है, सन का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना, ठीक है। तो दैट जो सन का जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसी कोरोना की जो हीटिंग प्रोसेस है उसको भी वो प्रॉपर्ली वहां पर चेक करने गया। वेट लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, दिस इज अर्थ के ऊपर मतलब अराउंड हमारा 20 मतलब माना जाता है कि अराउंड 2900 किलोमीटर तक हमारा यहाँ पर एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ देखिए सबसे फर्स्ट लेयर जो हमारे अर्थ के सबसे पास है दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज ट्रॉपोस्फेयर। इसी के अंदर जितने भी वेदर इवेंट्स होते हैं सब कुछ यहाँ पे होता है, जितने भी जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं इसी के अंदर मूव करते हैं। देन कम्स स्ट्रेटोस्फेयर, देन कम्स मेसोस्फेयर, देन कम्स थर्मोस्फेयर, देन कम्स एक्सोस्फेयर। ये जो आप थर्मोस्फेयर देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनोस्फेयर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर जो आयोनोस्फेयर होता है उसी पर्टिकुलर मतलब ये जो आयोनोस्फेयर होता है इसी के अंदर डिफरेंट सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सैटेलाइट्स वगैरह मतलब प्लेस किए जाते हैं। अब देखिए जो रिसेंट हमारा जो C52 जो जा रहा है वो भी इसी पर्टिकुलर लेयर के अंदर यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, यहीं पर प्लेस किया जाएगा। उसके कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरा का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का जितना भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगा वो सब कुछ यहाँ पर हमारा ये वाला सैटेलाइट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए कि एग्जैक्टली कैसे हमें आयोनोस्फीयर को मतलब समझने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा सन का कोरोना होता है उसका जो हीटिंग प्रोसेस है उसको भी समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और इसका जो ऑपरेशन लाइफ टाइम है जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल्दो 6 महीने का है बट उसको इंक्रीज करके 1 साल तक के लिए रखा गया है ताकि 1 साल तक अगर हो पाए तो उसको यूज किया जाए। अब देखिए जो EOS-04 है जैसा मैंने आपको बताया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का 4th सीरीज जो है इसका एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज रडार इमेजिंग सैटेलाइट, यानी कि रीसेट भी से बोलते हैं। यानी क्या है ये डिफरेंट रडार्स वगैरह को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उनको इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करेगा, एक हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करेगा एवरी सिंगल कंडीशन के अंदर। जैसी मर्जी कंडीशन हो, बारिश हो, ठीक है, रेनी कंडीशन हो, वार्म हो, कुछ भी हो, ड्राइनेस हो, कुछ भी हो, वो हर एक कंडीशन के अंदर खुद को प्रॉपर्ली प्लेस करने के लिए पूरी तरीके से केपेबल है, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया बट फिर से एक बार देखिए डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट्री, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर, अगर रिवर्स का मैपिंग करनी है तो फ्लड कहाँ पे जा रहा है, सॉइल की मॉइस्चर क्या है, इसको हीट के फॉर्म में चेक करता है, हाइड्रोलॉजी क्या है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का हर एक चीज को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी ऑब्जर्वेशन करेगा ये हमेशा सी बैंड के अंदर करेगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अलग अलग टाइप के बैंड्स होते हैं, उनमें से एक बैंड होता है दैट इज कॉल्ड सी बैंड। सी बैंड के अंदर ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट है ये डिफरेंट टाइप के डेटा को ऑब्जर्व करेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास
सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी सी बैंड के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि कार्टोसैट नाम का एक सैटेलाइट है, फिर रिसोर्सैट नाम का एक सैटेलाइट है, रिसैट 2B नाम का एक सैटेलाइट है, ये सब के सब सी बैंड के अंदर काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा ये C52 है यानी कि EOS-04 है, ये भी यहाँ पर सी बैंड के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। और फाइनली इसके पहले एक और सैटेलाइट यहाँ पे हुआ करती थी जिसका नाम था इनसाइट 4B, ठीक है। 4B देखिए न्यूज में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली 24 जनवरी 2022 को इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का जो लाइफ टाइम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, वो खत्म हो गया था, इसलिए इसको पोस्ट मिशन डिस्पोजल के थ्रू मतलब इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। मतलब इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के डिफरेंट पार्ट्स को तोड़ करके यहाँ पर ओशन के अंदर गिरा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रिसेंट सैटेलाइट है जो कि रिसेंटली डिस्पोज ऑफ हो गया है, उसका नाम है इनसाइट 4B। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर, ठीक है। और ये हमारा 21st इंडियन एक टाइप का बेसिकली सैटेलाइट था जिसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो गया और जिसको पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए इनक्वाइस नाम की एक बॉडी है जिसने रिसेंटली एक कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाया है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। देखिए इनक्वाइस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। नाम से समझ गए कि जितने भी हमारे ओशन के आसपास यानी कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, उसके बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन के सर्विसेज है। कौन कौन से इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर फिशरमैन वगैरह अगर पानी के अंदर गए हुए हैं और अभी कुछ सुनामी आने वाला है तो उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा वो यही वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोवाइड करता है। फिर किसी भी टाइप की अगर सुनामी की वार्निंग है, किसी फ्लड की वार्निंग है, किसी भी टाइप की जो वार्निंग्स वगैरह होती है वो यही बॉडी देती है। उसने रिसेंटली भी जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट नाम का एक रिपोर्ट निकाला है और वो हर एक जितने भी इंडियन कोस्टल स्टेट्स हैं हर एक के लिए बनाया है, ठीक है। स्टेट के लेवल पे बनाया है और टोटल 156 मैप्स इसने टोटल बनाए हैं अपने टोटल जो भी इनका डेटा है उसको प्रॉपर्ली रिले करने के लिए। नाउ देखिए हर एक स्टेट जो होता है डिफरेंट जो हमारे कोस्टल स्टेट्स है हर एक का यहाँ पे उसने डेटा प्रोवाइड किया है। जैसे गुजरात का जो टोटल जितना भी कोस्ट लाइन है उसमें से अराउंड 5.36% ऐसा डेटा है, मतलब ऐसा कोस्टल एरिया है जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड है। फिर महाराष्ट्र का देखेंगे तो 9.54% हो गया, आंध्र प्रदेश का 0.55% है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का यहाँ पर 2.56% है, उड़ीसा का 7% है। बट द पॉइंट इज आपको ये सब याद नहीं करना है। अगर आप चाहे तो आप फर्स्ट और सेकंड डेटा को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखिए कर्नाटका और गोवा ये ऐसे एरियाज है जहां पर देखिए यहाँ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गोवा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कर्नाटका, ठीक है। अब गोवा और कर्नाटका जो एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया का मतलब इस स्टेट का टोटल 9.54%, आप 10% के आसपास लेके चलिए कि 10% के आसपास का जो टोटल कोस्टल एरिया है वो डायरेक्टली वल्नरेबल है। देखिए वल्नरेबल किस चीज से उसके बारे में हम जस्ट अभी बात करेंगे, बस आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा एरिया है, जो कर्नाटका वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। और सबसे कम वल्नरेबल कौन सा है, देखिए ये आंध्र प्रदेश, ये वाला पार्ट जो है ना दिस इज कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश। नाउ ये आंध्र प्रदेश जो है इसका सिर्फ 0.5% ही एरिया है जो कि वल्नरेबल है। नाउ आई होप आप ये चीज समझ गए कि कर्नाटका का बेसिकली सबसे ज्यादा एरिया वल्नरेबल है और जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है उसका सबसे कम एरिया यहाँ पर वल्नरेबल है। तो क्वेश्चन कम्स की वल्नरेबल किस चीज से, वल्नरेबल है यहाँ पर फ्यूचर सी लेवल राइज से, मतलब आगे जाकर जो हमारा सी लेवल इंक्रीज हो सकता है उस चीज से डायरेक्टली वल्नरेबल है। और उसके लिए देखिए बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फिजिकल ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स उन सबको यहाँ पर चेक कर रहा है। ये पर्टिकुलर जो अभी एटलस निकाल गया है, मतलब जो निकाला गया है, जो इंडेक्स निकाला गया है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक किया गया है। नाउ देखिए एक तो यहाँ पर चेक किया गया है डिफरेंट टाइप के जो फ्यूचर सी लेवल राइज होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फिजिकल चेंजेस होंगे इसके कारण, देखिए सी लेवल इंक्रीज होगा तो वो तो अपने आप में खतरा है, बट सी लेवल के होने के कारण और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स होगी इमर्ज होंगी, उन सब चीजों को चेक किया गया है। जैसे कि टाइडल रेंज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सी वाटर है, ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पर सी है, यहाँ पे लैंड है, जस्ट सपोज कि सी वाटर यहाँ तक आता था। अब अगर सी लेवल राइज होगा तो सी लेवल जो सी वाटर है वो यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पर जितने भी घर वगैरह है वो पूरी तरीके से डूब जाएंगे। सेकंड, वेव की हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली पानी इंक्रीज हो जाएगा, तो कोस्टल स्लोप यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, कोस्टल एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर शोर लाइन का जो चेंज रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत जल्दी जो एरियाज हैं वो डायरेक्टली पानी की चपेट के अंदर आ जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी एरियाज का मतलब चेंज हो जाएगा। फिर ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज से हैं जो कि सी लेवल चेंज के साथ डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया स्पेसिफिक के स्टडी हुई है इस चीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाकर हमें ये कोस्टल लेवल पे जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह है उन सबको प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर सकता है और हमें कोस्टल रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाने में हेल्प कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कम्युनिटीज बनाने में हेल्प कर सकता है जो कल को जाकर अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती भी है तो उसको प्रॉपर्ली फाइट ऑफ कर सके, और अगर कोई ऐसा इशू वाला टाइम आता है तो उसमें अपने साथ साथ बाकी कम्युनिटीज की भी हेल्प कर सके। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पर रिपोर्ट लाया गया है, दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज कॉल्ड एज मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग। मतलब क्या है इसका सीधा सा मतलब, देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा कि बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स होते हैं वो कितने ज्यादा वल्नरेबल है उसी चीज को प्रॉपर्ली मैप किया गया है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया सी लेवल चेंज रेट से कितना ज्यादा अफेक्टेड है, सेकंड चीज शोर लाइन चेंज रेट से कितना अफेक्टेड है, मतलब किसका शोर लाइन कितना चेंज हो रहा है, फिर किसी एरिया का कोस्टल एलिवेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, सोचिए अगर यहाँ पर कोस्टल एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो सुनामी वगैरह है उसके इंपैक्ट के अंदर आ जाएगा। और कहीं कहीं पे वाटर लेवल जो है टाइड गॉर्जेस वगैरह से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रही है, उसका जो रिटर्न पीरियड है वो स्लो हो जा रहा है, उसके कारण पानी काफी ज्यादा देर तक अंदर रह रहा है, उसके कारण काफी सारे घर डूब जाएंगे, काफी सारे जो आसपास के एरियाज है उसमें उसके अंदर पानी भर जाएगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि इन सब के कारण जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर चेक किया गया प्रॉपर्ली कि एक्जैक्टली किस एरिया के अंदर फ्लड्स आ सकते हैं, कहां पे नहीं आ सकते हैं।
इन सब चीजों को चेक किया गया है। और देखिए ये सब तो हो गया कोस्टल एरियाज के अलावा, मतलब कोस्टल एरियाज के अंदर। इसके अलावा जो एंटायर हमारा मेन लैंड है उसके अंदर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, मतलब मल्टी हजार वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, उसको किया गया है और पाया गया है कि जितने भी कोस्टल लो लाइंग एरियाज है उन सबका बेसिकली ज्यादा इशू आ रहा है, मतलब वो जितने भी कोस्टल एरियाज है वो बेसिकली ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं आगे जाकर, स्पेशली सी लेवल राइज से। ठीक है, अब देखिए जो इनक्वाइस नाम की जो बॉडी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है पहली बात तो, बट स्टिल ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करती है। ठीक है, और इसका मेन काम ये क्या है, इसका मेन काम क्या है, डिफरेंट टाइप के अलर्ट्स वगैरह इशू करना, जैसे कि कहां पर फिशिंग जोन है, कहां पर ओशन स्टेट का डिफरेंट टाइप के फोरकास्ट क्या है, यहाँ पर सुनामी आने वाली है फिर नहीं आने वाली है। ठीक है, कहीं पे स्टॉर्म आने वाला है तो कहीं पे हाई वेव्स के आने वाले हैं उसके लिए अलर्ट करना, मतलब डिफरेंट टाइप की जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब चीजों को प्रॉपर्ली अलर्ट करना, ये इनक्वाइस का मेन काम है। और आपको ध्यान रखना है इनक्वाइस के पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, जैसे कि डेडिकेटेड ओशन मॉडलिंग मशीन, फिर ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कंप्यूटरेशन फैसिलिटीज करने के लिए, फिर उनके पास एक अपना खुद का मरीन डेटा सेंटर है। मतलब पॉइंट ये है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे मशीन्स हैं, टूल्स हैं, किट्स हैं, वो सब अभी काम कर रहे हैं इन सब चीजों का, ताकि जो कोस्टल एरियाज को जितनी वल्नरेबिलिटी है उस चीज को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो मेन काम ये है कि इनक्वाइस इसके अलावा देखिए एक तो यहाँ पे अलर्ट इशू करता है और उसके अलावा जितने भी टाइप के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट्स हैं, सबको डिफरेंट टाइप के टेक्निकल सॉल्यूशंस, एडवाइसेस ये सब भी प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग कोस्टल एरियाज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है। इट इज अबाउट इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को रिसेंटली बनाया गया। देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया का पहला कमर्शियल, पहली बात तो एक कमर्शियल है और एक बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। इसको हम डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए आपको समझना ये है कि खांडवा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर। नाउ लेट मी शो यू दिस ऑन पर्टिकुलर मैप। देखिए ये हमारा एमपी है, एमपी का बिल्कुल साउथ वाला पार्ट देख रहे हैं। दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज खांडवा डिस्ट्रिक्ट, और एक खांडवा डिस्ट्रिक्ट है जो कि एमपी का डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे अपना पहला हमारा कमर्शियल जो हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है, और इस हाइड्रोजन को कहां से बनाया जाएगा, कहां से कन्वर्ट किया जाएगा, फ्रॉम बायोमास। ठीक है, तो क्वेश्चन कम्स कि बायोमास क्या होता है। बायोमास को देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग और मास का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो वेस्ट हो। ठीक है, तो लिविंग चीजों से जितनी वेस्ट वगैरह निकाली जाती है उन सब चीजों को बायोमास कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई प्लांट्स वगैरह, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से आपने सारे का सारा जूस निकाल दिया, अब जो पीछे जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज मोलास। ठीक है, उसको मोलास कहते हैं ना। उस पर्टिकुलर मोलास को यूज करके उसके अंदर से एनर्जी को निकाल के उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सिमिलरली जैसे मान लीजिए वीट है, ठीक है, वीट मतलब मान लीजिए चावल या फिर गेहूं है, तो उसका आपने जो मेन आपका दाना है यानी कि जो गेहूं या फिर चावल है वो आपने निकाल दिया। उसके बाद जो पीछे का बहुत सारे यहाँ पर राइस का हस्क बच जाता है ना, या फिर वीट का जो हस्क बच जाता है, उसको भी आप यहाँ पे कन्वर्ट करके डिफरेंट टाइप के गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें से एक गैस है हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, तो यही सब डिफरेंट टाइप की जो चीजों को यूज करके जो बनाया जाता है दैट थिंग इज कॉल्ड एज बायोमास। ठीक है, इसी चीज को यूज करके यहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट को बनाने की कोशिश की जा रही है। नाउ पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इसकी जो कमर्शियल कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है कि 30 टन्स ऑफ बायोमास अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे एक दिन के अंदर, तो एक दिन के अंदर आपको 1 टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है एवरी सिंगल डे। मतलब क्या इसका 30:1 का इसका रेशियो है, आपको ये रेशियो याद करना है। ठीक है, मतलब 30 टन ऑफ बायोमास अगर प्रोवाइड करोगे, मतलब 30 टन अगर आप इनपुट प्रोवाइड करते हो तो बदले में आपको 1 टन ऑफ आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये देखिए सिर्फ ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, साथ में बायोचार को प्रोड्यूस करेगा, साथ में मीथेन प्रोड्यूस करेगा, इन सब चीजों को भी साथ में प्रोड्यूस करता रहेगा। और इस पर्टिकुलर प्लांट को बनाने के लिए 24 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एमपी की गवर्नमेंट लगा रही है। ठीक है, अब देखिए जो लगा रही है, हमारे पास इसकी डायरेक्टली टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इसलिए हमने 2 डिफरेंट कंपनीज को यहाँ पर यानी कि एमपी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2 डिफरेंट कंपनीज को बुलाया है। फर्स्ट कंपनी इज कॉल्ड एज वाटोमो एनर्जीज लिमिटेड और सेकंड इज कॉल्ड एज बीजल ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर यूज करके, मतलब ये दोनों कंपनी को यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये साथ में मिलकर इस चीज को बनाना है। अब देखिए जो पहले जो वाटोमो एनर्जी है उसका आपको सिंपल ध्यान रखना है कि मिर्जापुर यूपी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब यूपी की ये कंपनी है जिसको ये चीज बनाने के लिए दिया गया है। और सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझिए तो एक टाइप का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी नहीं है, बट फिर भी इसने अपने आप को इतना केपेबल बना लिया है कि इसको यहाँ पर कॉल आया है, इसको मतलब बुलाया गया है इस पर्टिकुलर प्लांट को बनाने के लिए। एंड सेकंड जो कंपनी है दैट पर्टिकुलर कंपनी इज कॉल्ड एज बीजल ग्रीन कंपनी। बीजल ग्रीन देखिए प्रोफेसर प्रीतम सिंह नाम के एक पर्सन थे। ठीक है, जो प्रोफेसर प्रीतम सिंह थे, अगर आप इनके बारे में जानते होंगे तो 1999 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द इन्वेंशन ऑफ लिथियम बैटरीज। नाउ लिथियम का बैटरी का जो इन्वेंशन था वो इन्होंने किया था। ठीक है, प्रोफेसर प्रीतम सिंह, उन्होंने बाद में बीजल ग्रीन नाम की एक टाइप की कंपनी बना दी थी। ठीक है, अब ये कंपनी जो है इसका मेन काम ये क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के रिएक्टर्स वगैरह बनाता है और ये रिएक्टर का नाम होता है थर्मली एक्सेलरेटेड एनारोबिक डाइजेशन रिएक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि थर्मली एक्सेलरेट करके, मतलब हीट को यूज करके ये डिफरेंट टाइप के एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर जो बायोमास वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करके डिफरेंट टाइप के गैसेस वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो इस रिएक्टर के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे बायोचार, बायोमास, इन सबको भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए रिएक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज के लिए बीजल ग्रीन को यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए बुलाया गया। तो जो बीजल ग्रीन है इसको टोटल 50% ओनरशिप दी गई है इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के अंदर, बट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वाटोमो एनर्जी नाम की कंपनी है जो कि एमपी कंपनी है, सॉरी जो यूपी कंपनी है,
और एक बीजल ग्रीन नाम की कंपनी है जिसके ओनर कौन थे, प्रोफेसर प्रीतम सिंह नाम के एक पर्सन ने बनाया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1999 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर इन्वेंशन ऑफ, यानी कि फॉर डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन केमिस्ट्री फॉर बैटरीज। ठीक है, आपको ये चीज आई होप प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ देखिए, जब भी आपको हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है ना इस पर्टिकुलर चीज से, यानी कि हाइड्रोजन को अगर आपको प्रोड्यूस करना है बायोमास के थ्रू, तो आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। सो बायोमास, देखिए आप अगर नाम समझेंगे तो बायोमास को गैसिफाई करना है, मतलब बायोमास को यूज करके उसको गैस के अंदर कन्वर्ट करना है, ये वाला प्रोसेस। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स, या फिर इसके जो अंदर वाली चीजें उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही बेसिक चीजें समझनी है। देखिए, स्टार्टिंग के अंदर जितने भी फीड स्टॉक्स वगैरह होते हैं कि बायोमास होते हैं, उसको इसके अंदर डाला जाता है, फिर इट गोज इनटू डिफरेंट टाइप के प्रोसेस। बहुत सारे यहाँ पर देखिए रिफॉर्मिंग होती है, गैसिफाइंग होती है, ड्राइंग होती है, यहाँ जितना भी वाटर वगैरह होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर एसिड गैस होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को यूज करके स्टीम को, देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर स्टीम यूज किया जा रहा है। स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब है बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर हीट को गैशियस फॉर्म में यूज किया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी डायरेक्टली यहाँ पर किसी इस चीज को यहाँ पर यहाँ पर कंबशन यूज नहीं किया रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको यहाँ पर कंबशन नहीं दिखेगा। कंबशन का मतलब होता है आग लगाना। ठीक है, आग लगा के मतलब हीट के थ्रू यहाँ पर आप चीजों को करना, बट स्टीम का मतलब होता है अगर आप उस पर्टिकुलर हीट को गैशियस फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड स्टीम। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जैसे सपोज कि आपने एक पतीला पानी गर्म किया, ठीक है, यू जस्ट पुट पतीला जिसके अंदर पानी रखा हुआ है और आप उसको गर्म कर रहे हैं ना। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो जो नीचे आप फ्लेम देख रहे हैं ना, जो नीचे आप यहाँ पर फ्लेम देख रहे हैं उसके अंदर आग लगी होती है, राइट। दैट पर्टिकुलर फायर इज कॉल्ड एज कंबशन। इसका मतलब होता है कि आग के थ्रू आप इसको गर्म कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर आपने कभी मोमोज खाए, राइट, मोमोज, मैं आपको सिंपल वर्ड समझाता हूं। अगर आप मोमोज देखेंगे, मोमोज इज नॉट एक्चुअली कुक्ड बाय दिस पर्टिकुलर हीट। वो हीट से कुक नहीं होता है, वो स्टीम से कुक होता है, राइट। अगर आप देखेंगे उसके डिफरेंट टाइप के बर्तन होते हैं, उस पर्टिकुलर बर्तन के अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं और उस पोर्स के अंदर से स्टीम निकलती है, एंड द स्टीम इज द थिंग दैट इज यूज्ड टू कुक दिस पर्टिकुलर थिंग। द पॉइंट इज कि व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस मच, बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका हाइड्रोजन को बनाने का प्रोसेस होगा, यानी कि बायोमास से गैसिफिकेशन प्रोसेस होगा, इसके अंदर कभी भी कंबशन यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टीम यूज होता है। कोई चीज आई होप मतलब याद रहेगी। ठीक है, अब आई होप आप बेसिकली ये चीज समझ गए कि इसके अंदर देखिए स्टीम यूज होगा, इसके अंदर हीट यूज होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होगा, बट कहीं पर भी कंबशन यूज नहीं होगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। डायरेक्टली आग को यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। और सेकंड चीज ये भी है कि इसको जब भी यूज करते हैं तो नेट कार्बन एमिशन जो होता है, मतलब कितना कार्बन रिलीज करता है, वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज जब भी बायोमास आता है, देखिए जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि H2O के बाहर निकालता है, H2O के साथ साथ जितने भी डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं, जैसे CO2 वगैरह होते हैं, इन सबको यहाँ पर ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लांट। इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो गैसेस है उसको बनाया जाता है। अब देखिए, अब समझते हैं बायोमास क्या होता है। फाइनली बायोमास देखिए एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनिक रिसोर्स होता है। मैं आपको पहले ही मैं समझाता हूँ। देखिए, जितने भी ये सब चीजें दिख रहे हैं सबके सब कहीं ना कहीं बायोमास है। देखिए, छोटे छोटे पैलेट्स जो होते हैं, बुशेस हो गए, ग्रास को भी आप यहाँ पर बायोमास की तरह यूज कर सकते हैं। लीव्स हो गए, कॉर्न के जो आप खाकर जो वेस्ट मटेरियल होता है जो छोड़ देते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी यूज्ड एज अ बायोमास। राइस का जो हस्क होता है, मतलब जो चीजें जो बच गई होती है, फिर सॉडस्ट होता है, व्हीट का जो ब्रांड होता है, वुड की जो आपने देखा होगा कहीं पे फर्नीचर्स बनते हैं तो वहां पर बहुत सारा वुड का वेस्ट होता है। दैट पर्टिकुलर वेस्ट कैन एक्चुअली बी यूज्ड एज अ बायोमास। तो पॉइंट ये है कि इन सब चीजों को यूज करके आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्लीन एनर्जी को बना सकते हो, तो व्हाई नॉट यूज इट। ठीक है, इसी चीज को यूज करने के लिए एमपी में इस पर्टिकुलर प्लेस के अंदर यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर प्लांट बनाया गया है जहां पर बायोमास को यूज करके हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसका जो रेसिड्यू होता है बेसिकली, जैसे व्हीट का स्ट्रॉ हो गया, कॉर्न का स्टोवर हो गया, इन सब चीजों को यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर यूज करके, इसके अलावा फॉरेस्ट के रेजिड्यूज, एनिमल के वेस्ट, ठीक है, ह्यूमंस के वेस्ट, फिर ऑर्गेनिक के जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं, इन सब चीजों को यूज करके यहाँ पर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। और सेकंड चीज, इसको हाइड्रोजन और आसपास के जो बाई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उन सबको बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स थे सब प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आज के जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन टू कोल एनर्जी प्रोडक्शन। सीधा सा क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करके या फिर अगर कोल को यूज करके, अगर दोनों को यूज करके अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो कंपैरिजन क्या है, किसके अंदर से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा और किसके अंदर से कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू हैपन, फ्यूजन या फिजन, किसके अंदर ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए होती है। थर्ड चीज, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ पीएसएलवी C52 मिशन। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज कि इनक्वास जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इट वर्क्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हिच स्टेट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू सी लेवल राइज। जो हमारा कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आया है उसके अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज कि ये एक ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, दैट इज बायोमास गैसिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स हाई नेट कार्बन एमिशन ड्यू टू लार्ज वेस्ट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको ट्राई करना है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं।
हैं। नाउ देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इन इंडिया, ट्रू या फॉल्स? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज आपको याद होगा इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल स्टेट नहीं है। देखिए, इंडिया इज नॉट अ हिंदू स्टेट, इंडिया इज नॉट यहाँ पर मुस्लिम स्टेट, इंडिया इज नॉट अ सिख स्टेट, इंडिया इज नॉट अ क्रिश्चियन स्टेट, इंडिया इज नो रिलीजन का स्टेट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से वर्ड में इंडिया यहाँ पर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक यहाँ पर जो डिफरेंट रिलीजन है, हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट किया जाएगा, हर एक रिलीजन को इक्वली हेल्प किया जाएगा, हर एक रिलीजन के ऊपर इक्वल यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। ठीक है, आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए। सेकंड क्वेश्चन वाज दैट पनिशमेंट फॉर फ्रॉड मैरिजेस इन नेम ऑफ मैरिजेस विल बी ग्रेटर फॉर विक्टिमाइजेशन ऑफ विच सेक्शंस? तो उसके अंदर था वुमेन्स, माइनर्स, एससी एंड एसटी। इन चारों सेक्शंस को अगर आपने मतलब इन चारों को अगर आपने फोर्सफुली कन्वर्ट किया तो हरियाणा लॉ के अंदर आपको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। तो थर्ड क्वेश्चन इज कि नक्सलिज्म स्टार्टेड एज अ मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ट्रू या फॉल्स? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको याद होगा नक्सलिज्म जो स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड इन 1967, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के फेज में स्टार्ट हुआ था, यानी कि उस टाइम तक तो हमें इंडिपेंडेंस ऑलरेडी मिल चुकी थी, राइट? तो स्ट्रगल के अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसके अंदर ये चीज नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि रेड कॉरिडोर कहां से कहां तक था? तो आपको ध्यान देखिए, आपको बेसिकली आपको याद करना है कि स्टेट कौन कौन से कहां से कहां तक है। तो आंध्र से स्टार्ट होकर हमारे बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर तक जाता है, यानी कि बेसिकली आंध्र के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज तिरुपति और नेपाल के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पशुपति। सो तिरुपति से लेकर पशुपति तक सिंपल वर्ड्स में इसको माना जाता है कि इस पूरे एरिया के अंदर रेड कॉरिडोर यानी कि यहाँ पर नक्सलिज्म का जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ENIC नाम के एक चीज यूज हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, एक ऐसा इनिशिएटिव था, किस नेशन ने स्टार्ट किया था? इसको श्रीलंका ने स्टार्ट किया था, बट ये चीज ऑब्वियसली फ्लॉप हो गई, ये चीज लॉन्च नहीं हो पाई, ठीक है, प्रॉपर्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट व्हिच पोर्शन ऑफ फाल्कन रॉकेट इज रीयूजेबल? आपको ध्यान रखना है कि स्पेसएक्स का एक रॉकेट है जिसका जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज रीयूजेबल, ठीक है, जो पहला स्टेज है, यानी कि वो जाने के बाद वापस आ सकता है। द लास्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज NRO यूज फॉर? नाउ देखिए, NRO क्या था? नेशनल रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर। नाउ ये चीज जो है एक टाइप का ऐसा सैटेलाइट वगैरह होता है जो कि स्पाइंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड बाय यूएसए। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन एंड सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं उसको जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।